नमस्कार। चलिए, आज हम चुनावी नतीजों की सरसरी खबरों से जरा आगे बढ़ते हैं और मध्य प्रदेश की भांडेर सीट पर जो जनादेश मिला है उसका एक गहरा विश्लेषण करते हैं। हमारी कोशिश ये समझने की होगी कि जब कोई वोटर बटन दबाता है तो वो असल में कह क्या रहा होता है। ये सिर्फ नंबरों की कहानी नहीं है, ये जमीन की हकीकत की कहानी है। तो सबसे पहले भांडेर को समझते हैं। ये दतिया जिले की एक रिजर्व सीट है और एक तरह से ये ग्रामीण भारत की उम्मीदों का आईना है। यहाँ का हर एक वोट मिट्टी से जुड़ी एक कहानी कहता है, किसानों की, नौजवानों की और उन सब लोगों की जो विकास की दौड़ में पीछे नहीं छूटना चाहते। इससे पहले कि हम आंकड़ों के समंदर में उतरें, ये बहुत जरूरी है कि हम जमीन की आवाज सुनें, समझें कि लोगों की असल शिकायतें, उनकी असली तकलीफें क्या हैं। क्योंकि देखिए, राजनीति सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, उनकी उम्मीदों और उनकी निराशाओं से बनती है। भांडेर के वोटरों का जो मूल संघर्ष है वो इस एक लाइन में सिमट जाता है। हम चांद नहीं मांगते, हम बस एक ऐसी रोशनी मांगते हैं जो जलती रहे। ये बहुत सीधी सादी सी मांग है, लेकिन ये यहाँ की एक बहुत बड़ी समस्या की तरफ इशारा करती है, बिजली की कटौती। एक ऐसी समस्या जो लोगों की जिंदगी और रोजी रोटी दोनों पर असर डालती है। तो यहाँ की असल शिकायतें हैं क्या? देखिए, सबसे बड़ी और सबसे चुभने वाली समस्या है बिजली। हालत यह है कि सलोनबी गांव में लोग सबस्टेशन की मांग को लेकर भूख हड़ताल तक कर चुके हैं। इसके बाद नंबर आता है विकास का, मतलब खराब सड़कें और स्कूल अस्पतालों में स्टाफ की कमी। ये बातें वादों और हकीकत के बीच की एक गहरी खाई को दिखाती हैं। और आखिर में रोजी रोटी का सवाल, जहां खेती की आमदनी घट रही है और नौजवानों के पास रोजगार के मौके नहीं हैं। तो भांडेर में जो असली संघर्ष है वो है सियासी वादों और जमीनी हकीकत के बीच। एक तरफ पार्टियों की बड़ी बड़ी कल्याणकारी योजनाएं हैं, कर्ज माफी जैसे लोक लुभावने वादे हैं, और दूसरी तरफ घंटों तक बिजली कटौती और टूटी सड़कों की कड़वी सच्चाई है। एक तरफ सामाजिक न्याय की बातें होती हैं और दूसरी तरफ विभाजनकारी बयानों से समाज में तनाव बना रहता है। यही वो विरोधाभास है जिसे वोटरों ने महसूस किया और जिसका जवाब उन्होंने वोट से दिया। तो ये तो हुई लोगों की शिकायतें। अब देखते हैं कि इन सब बातों का चुनावी नतीजों पर क्या असर पड़ा। बैलेट बॉक्स ने जो कहानी सुनाई वो इन भावनाओं का एक सामूहिक जवाब था। चलिए, अब इन आंकड़ों में छिपे इशारों को समझने की कोशिश करते हैं। 73%। 2023 के चुनाव में भंडेर में इतने लोगों ने अपना वोट डाला। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वोटरों की तरफ से दिया गया एक बहुत ताकतवर संकेत है। ये बताता है कि लोग चुप नहीं हैं, वो सिस्टम से जुड़कर अपनी आवाज सुनाना चाहते हैं। और ये आंकड़ा और भी ज्यादा अहम हो जाता है जब हम इसे थोड़ा पीछे जाकर देखते हैं। 1993 से अब तक वोटिंग में 18.5% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, ये वोटरों की बढ़ती भागीदारी और शायद बढ़ते हुए असंतोष की भी कहानी कहता है। जब इतने सारे लोग घर से निकलकर वोट देने आते हैं तो वो एक बहुत साफ संदेश दे रहे होते हैं। ये टेबल पिछले कई चुनावों की कहानी बताती है। आप साफ देख सकते हैं कि सत्ता कैसे कांग्रेस और बीजेपी के बीच घूमती रही है। लेकिन सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात है 2018 की, जब कांग्रेस 62% से ज्यादा वोट शेयर के साथ लौटी और फिर 2023 में भी अपनी वो मजबूत पकड़ बनाए रखी। ये डेटा साफ दिखाता है कि यहाँ के वोटर किसी एक पार्टी के बंधुआ नहीं हैं, वो काम के आधार पर फैसला करते हैं। और ये हैं 2023 के आखिरी नतीजे। कांग्रेस के फूल सिंह बरैया को मिले 58.7% वोट, जबकि बीजेपी के घनश्याम पिरोनिया 37.6% पर रह गए। जीत का फासला 21% से भी ज्यादा का था। मतलब ये एक बिल्कुल साफ और निर्णायक जनादेश था, इसमें कोई अगर मगर की गुंजाइश नहीं थी। ठीक है, तो नंबर हमें ये तो बता देते हैं कि क्या हुआ, लेकिन अब हमें ये समझना है कि आखिर ये क्यों हुआ। इस जनादेश के पीछे की वजहों को समझने के लिए हमें थोड़ा और गहराई में उतरना होगा। भांडेर की सियासत का एक बुनियादी सच ये है कि यहाँ वोटरों की वफादारी हमेशा के लिए नहीं होती। उसे कमाना पड़ता है और वक्त आने पर उसे गंवाना भी पड़ सकता है। हमने जो पिछले चुनावों में बीजेपी, बीएसपी और कांग्रेस के बीच सत्ता का बदलना देखा है, वो इसी बात का सबसे बड़ा सबूत है कि किसी भी पार्टी का इस सीट पर परमानेंट हक नहीं है। यहाँ के सामाजिक समीकरण को समझना भी बहुत जरूरी है। देखिए, ये एक एससी रिजर्व सीट है जहाँ लगभग 25% आबादी दलित समाज से है। इसके अलावा ओबीसी और सवर्ण जातियों की भी अच्छी खासी संख्या है।
इसका मतलब साफ है, यहाँ कोई भी चुनावी जीत बिना दलित वोटों के एक साथ आए मुमकिन नहीं है। तो इस नतीजे के पीछे मुख्य वजहें क्या थीं? पहली, राज्य की बीजेपी सरकार के खिलाफ एक मजबूत एंटी इनकम्बेंसी थी, यानी लोग मौजूदा सरकार के काम से खुश नहीं थे। दूसरी, बीजेपी के खिलाफ पड़ने वाले सारे वोट कांग्रेस के पास एक साथ आ गए, मतलब जो वोट पहले छोटी पार्टियों में बढ़ जाते थे वो इस बार एक जगह जमा हो गए। और तीसरी बात, बीएसपी जैसी पार्टियों का असर कम हुआ, जिसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिला, खासकर दलित वोटों को एक साथ लाने में। और जब वोट इस तरह से एक साथ आते हैं तो नेताओं की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। देखिए, लोकतंत्र में सार्वजनिक मंच से कही गई हर बात के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जुड़ी होती है। बात ऐसी होनी चाहिए जो हर इंसान की गरिमा का सम्मान करे और समाज को तोड़ने के बजाय उसे मजबूत करे। ये सिर्फ एक किताबी बात नहीं, बल्कि एक सेहतमंद लोकतंत्र की सबसे जरूरी शर्त है। अब बात करते हैं जीतने वाले उम्मीदवार फूल सिंह बरैया की। वो एक दिलचस्प शख्सियत हैं। उनमें कुछ बहुत बड़ी ताकतें हैं तो कुछ कमजोरियां भी। इसे हम कैंडिडेट पैराडॉक्स या उम्मीदवार का विरोधाभास कह सकते हैं, जिसे समझना जरूरी है। यहाँ हम एक नेता के दो चेहरे देखते हैं। एक तरफ उनकी ताकत है, वो एक करिश्माई दलित नेता हैं, एक पढ़े लिखे इंजीनियर हैं और उनका लोकल नेटवर्क काफी मजबूत है। वहीं दूसरी तरफ उनकी कुछ कमजोरियां भी हैं। उनके कुछ बयान विवादास्पद रहे हैं। लोगों में ये धारणा है कि वो वादे पूरे नहीं करते और उनका बार बार पार्टियां बदलने का एक इतिहास भी रहा है। ये दोनों पहलू मिलकर उनकी एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। ये लाइन उनकी भाषण देने की कला को बिल्कुल सटीक तरीके से बताती है। वो एक ऐसे जोशीले वक्ता हैं जो अपने कोर सपोर्टर्स से तो सीधे जुड़ जाते हैं, लेकिन कई बार उनके शब्द दूसरे वोटरों को उनसे दूर भी कर देते हैं। आज के माहौल में एक फायर ब्रांड नेता होना दो धारी तलवार चलाने जैसा है। चलिए अब विश्लेषण से आगे बढ़कर समाधान की बात करते हैं। एक नेता इस जनादेश को एक्शन में कैसे बदल सकता है? वो अपनी पोजीशन को मजबूत करने के लिए अच्छी गवर्नेंस पर कैसे फोकस कर सकता है? आइए इसका एक रणनीति खाका देखते हैं। इसके लिए एक चारमुखी रणनीति अपनाई जा सकती है। पहला है पहचान, यानी जाति के मुद्दों को बदले की भावना से नहीं बल्कि सामाजिक न्याय के नजरिए से देखना। दूसरा है मुद्दे, यानी बिजली, सड़क और नौकरी जैसी जमीनी समस्याओं पर फोकस करना। तीसरा है गठबंधन, यानी पार्टी के बड़े नेताओं और पुराने सहयोगियों के साथ तालमेल बिठाकर काम करना। और चौथा है संवाद, यानी भड़काऊ बयानों की जगह विकास की एक पॉजिटिव सोच सामने रखना। और इस स्ट्रैटेजी को जमीन पर उतारने के लिए ये एक 90 दिन का एक्शन प्लान हो सकता है। सबसे पहला कदम है सहानुभूति दिखाना, जैसे सलोने बी की बिजली संकट को तुरंत सुलझाना। इससे सिर्फ एक समस्या हल नहीं होगी, बल्कि ये संदेश जाएगा कि आपकी आवाज सुनी जा रही है। फिर अपनी भाषा को नरम करना और पुराने विवादित बयानों पर सफाई देना। साथ ही गांव-गांव जाकर शिकायतें सुनना और बीएसपी और ओबीसी ग्रुप्स को साथ जोड़कर अपने गठबंधन को और बड़ा करना। ये विश्वास वापस जीतने का एक साफ रोड मैप है। और आज के दौर में जब हम गवर्नेंस की बात करते हैं तो विश्वास बनाने का एक नया पहलू भी सामने आता है। एक नेता की ये भी जिम्मेदारी है कि वो अपने वोटरों की निजी जानकारी को सुरक्षित रखे। उस जानकारी का इस्तेमाल सिर्फ उनकी सहमति से और सिर्फ उसी काम के लिए हो जिसके लिए वो दी गई थी। ये भी भरोसे की नींव का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो चलिए अब इस पूरे विश्लेषण को समेटते हैं। भांडेर से हमें जो सबक मिले हैं वो सिर्फ भांडेर के लिए नहीं है, ये सार्वजनिक सेवा और लोकतांत्रिक जवाबदेही के बड़े सिद्धांतों की बात करते हैं। चुनाव बस एक दिन का इवेंट नहीं होता। और सबसे जरूरी बात यही है, विश्वास वोटिंग के दिन नहीं जीता जाता, उसे तो चुनाव के बाद हर रोज एक एक ईंट जोड़कर बनाना पड़ता है। जनादेश कोई अंत नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। और शासन, जनता का भरोसा लगातार जीतने की एक कला है। तो हम इस विश्लेषण को एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या शासन 5 साल में एक बार किया जाने वाला वादा है, या ये हर रोज दी जाने वाली सेवा का सबूत है? भंडेर का जनादेश हमें यही याद दिलाता है कि असली जवाब बैलेट बॉक्स में नहीं बल्कि उसके बाद आने वाले हर दिन के काम में छिपा है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose beyond politics.